Then we can start with the next topic. Second topic in liver is acute viral hepatitis. Acute viral hepatitis. अगर acute viral hepatitis की बात करें तो सबसे पहले किसकी बात आएगी? हेपेटाइटिस ए। अब देखिए, मैं पॉइंट वाइज लेने वाला हूँ, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एंड इसके स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन सा किस में इंपॉर्टेंट है, कुछ क्लिनिकल फीचर्स एंड ऑल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और इससे 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एवीएच को अच्छे से समझने की कोशिश करना। हेपेटाइटिस ए वायरस, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा हमारा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोस्ट कॉमन, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये बनता है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इन हेपेटाइटिस ए वायरस इज द फीको ओरल रूट, इज फीको ओरल रूट। रेयरली, रेयरली by blood, by blood transmission. ओके, कुछ क्लिनिक, जैसे कि मैंने बताया था कि क्लिनिकल फीचर्स की बात करूंगा, बट मैं नॉर्मल क्लिनिकल फीचर्स की बात नहीं करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा? यूनिक क्लिनिकल फीचर्स की बात करूंगा। यूनिक क्लिनिकल फीचर्स मतलब समझ आएंगे जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा। देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द, most common cause of the acute viral hepatitis in children, in children. ओके, तो क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द acute viral hepatitis in children. आंसर इज hepatitis A. ओके, देन सेकंड यूनिक फीचर इज, आप आंसर कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज, अगर इन जनरल बात की गई है, इन जनरल, तो एसिम्प्टोमेटिक, और अगर सिंपली लिखा है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, आंसर क्या करना है? एन इक्टेरिक हेपेटाइटिस, एन इक्टेरिक हेपेटाइटिस। ओके, एन इक्टेरिक हेपेटाइटिस। और थर्ड यूनिक फीचर, अगर मेनली जैसे कि मैंने बताया था कि चिल्ड्रंस पे देखने को मिल रहा है, अगर मान लीजिए अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद दी हेपेटाइटिस ए, और वो क्या है? एडल्ट। इन एडल्ट वैसे तो मिलता नहीं है, अगर मिला, रेयरली प्रेजेंट मिलता है, रेयरली प्रेजेंट मिला, और अगर ये रेयरली प्रेजेंट मिला तो यहाँ पे क्या मिलेगा? सीवियर हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। ओके, देन फोर्थ पॉइंट जो बनेगा, मैं फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट पे लिखता हूँ। जो फोर्थ पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस, रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस। और अगर क्वेश्चन आता है रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस इनमें से कौन सा है, आपका आंसर क्या जाना चाहिए? हेपेटाइटिस ए। ओके, रिलैप्सिंग बाय वर्ड का मीनिंग क्या है, एक ग्राफ से समझ सकते हो। ठीक है, ये 0, ये टाइम पीरियड है, ये क्लिनिकल फीचर्स, okay, clinical features like the nausea, vomiting, jaundice and all, fever. Okay, 0 time period, then 1 week, 2 week, 3 week. ओके, अगर मान लीजिए मेरा पेशेंट 0 डेज से स्टार्ट हुआ, तो
उसके सिम्टम टाइम के साथ में क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। देन एक प्लेट्यू फेज आएगी, देन क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, एंड 3 वीक तक कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ये बनता है हमारा प्लेट्यू फेज। क्या बनता है, प्लेट्यू फेज। तो इसको अगर सिंपली एक बार में सारे सिम्टम आए, इंक्रीज हुए, देन प्लेट्यू फेज बना, देन डिक्लाइन फेज आया, देन सारे सिम्टम्स गॉन हो गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, रिलैप्सिंग की। तो रिलैप्सिंग में क्या होगा, तो रिलैप्सिंग में क्या होगा, रैपिडली सिम्टम इंक्रीज होने लगेंगे, रैपिडली सिम्टम इंक्रीज होने लगेंगे। देन प्लेट्यू फेज आएगा जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगा। देन रैपिडली डिक्लाइन ऑफ द सिम्टम्स रहेंगे, रैपिडली डिक्लाइन ऑफ द सिम्टम्स रहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट जो फेज बनेगी, जो नेक्स्ट फेज बनेगी या सिम्टम्स वापस आएंगे, वो ये जो टाइम पीरियड है 1 to 2 वीक के बीच में, 1 वीक क्या रहेगा, बिल्कुल नो सिम्टम्स। देन वापस से सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है, एंड rapidly increasing symptoms, then plateau phase, then rapidly decline phase डेवलप होगी। ओके, तो इस तरीके के रिलैप्सिंग जो सिम्टम्स होते हैं, जहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि बैक्टीरिया या वायरस रिमेन इन दी लीवर बट नो सिम्टम्स, तो ये क्या कहलाता है, रिलैप्सिंग टाइम पीरियड। ओके, बिकॉज जो रिलैप्स जो होता है विद द सेम वायरस, क्योंकि वही वायरस ने वापस से सिम्टम्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस। अब इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो बनता है इसका सीरोलॉजी से। सीरोलॉजी से कई सारे क्वेश्चंस हमारे को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे भी जाते हैं और हमारे को पता भी होने चाहिए, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मान सकते हैं। तो सीरोलॉजिकल में क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे हमारे, आईजीएम, एंटी एचएवी, हेपेटाइटिस ए वायरस इज, ये अगर प्रेजेंट है तो ये किसको डिनोट करेगी, डेफिनेटली एक्यूट हेपेटाइटिस ए वायरस को। एक्यूट का मतलब क्या हुआ, लेस देन 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स। देन सेकेंड, अगर मान लीजिए हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी टाइप की है, ओके, और वो अगर प्रेजेंट है हेपेटाइटिस ए वायरस के अंदर आईजीजी टाइप की, तो वो किसको डिनोट करेगी, वो डेफिनेटली इम्यून को डिनोट करेगी। ओके, जहां पे टाइम पीरियड ग्रेटर देन 6 मंथ्स। ओके, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स दो जगह से बन सकता है, एक हो सकता है हमारा नेचुरल, एक हो सकता है हमारा आर्टिफिशियल। नेचुरल किस वे में बनेगा, अगर प्रीवियसली किसी को इन्फेक्शन हुआ, देन अभी उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, रिकवर हो गया है, तो बॉडी ने क्या किया, इम्यूनिटी बना ली, कहते हैं ना। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, रिमोट रिकवरी। बहुत टाइम पहले कोई इन्फेक्शन हुआ बट नाउ नो इन्फेक्शन, नोन एज ए, बस पास्ट में कभी उसको इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से उसको इम्यूनिटी डेवलप हुई, तो यहाँ पे आईजीजी टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है। सेकंड आर्टिफिशियल, डेफिनेटली किसकी वजह से होगा, जो कि पोस्ट वैक्सीनेशन डेवलप होता है। वैक्सीनेशन, जैसे कि हम अब कोरोना का वैक्सीन लगा चुके हैं, ओके, वैक्सीन फॉर दी ए वायरस स्पेसिफिकली। अब आप कहेंगे कहीं कंफ्यूज हो, ठीक है ना, तो अपने को पता होनी चाहिए चीजें। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है हेपेटाइटिस ए वायरस,
हेपेटाइटिस ए वायरस में मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, ये जो आपके सामने स्क्रीन है, इससे बाहर हेपेटाइटिस ए वायरस के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आइदर हमारा एमसीक्यू पैटर्न हो या इंटरव्यू पैटर्न हो। ओके, देन अब हम नेक्स्ट किसकी बात कर सकते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस। किसकी बात कर सकते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस। एज यू नो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन किससे होता है? क्वेश्चन किस तरीके से आता है? मैक्सिमम ब्लड का भी बताता हूं, परक्यूटेनियस है ही है, आप सबको पता है, बट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है मैक्सिमम ट्रांसमिशन। यही तो डिफरेंस है कि एक तो आप खुद की सेल्फ स्टडी करते हैं और आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो, और यही आप होमियो एकेडमी की क्लासेस लेते हो और फिर एमसीक्यूज सॉल्व करते हो, तो आपको पता होता है कि हाँ आंसर ये गलत क्यों हुआ हमारा। तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन वर्ड ध्यान में रखना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की अगर बात आती है तो वो क्या रहेगा? मैक्सिमम ट्रांसमिशन, पहली कंडीशन ड्यूरिंग डिलीवरी। ओके, अच्छा, परक्यूटेनियस में जाने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं बोलता हूं नोट करके लिखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन ड्यूरिंग डिलीवरी। देन सेकंड, can transmit through the breastfeeding? Yes or no? Yes or no? Definitely no. Third note, risk of chronicity. in neonate, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे सबसे ज्यादा इसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन बताया था। डेफिनेटली आपका आंसर सही है, वो ब्लड। बट अगर बात करते हैं रिस्क ऑफ द क्रोनिसिटी ऑफ द नियोनेट, तो क्या रहेगी? 90%। तो ये क्या रहती है? एक लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ में रहती है, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं ब्लड की, कि ब्लड ट्रांसमिशन रहता है, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? परक्यूटेनियस ट्रांसमिशन। एंड परक्यूटेनियस ट्रांसमिशंस दो तरीके से हो सकता है, आप सबको पता है। फर्स्ट वन इज दी नीडल एंड सेकेंड वन इज दी ब्लड। अब यहाँ पे ट्रिकी चीज है। ट्रिकी चीज कैसे है? नीडल से परक्यूटेनियस ट्रांसमिशन होने का क्या चांसेस है, क्या परसेंटेज है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क, इज दी 6 to 30%। 6 to 30%। बट अगर बात करते हैं ब्लड की, तो वहां पे क्या है रेशियो? देखना, लाइन लिखो, 1 in 2 lakh, 1 in 2 lakhs of total blood units transfused। टोटल ट्रांसफ्यूज्ड। ओके, मतलब अगर मेरे हॉस्पिटल में मैंने 2 लाख यूनिट अगर ब्लड चढ़ाया है, तो उनमें से एक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी होने का चांसेस है। तो आप क्या कहेंगे कि ये एक लो रिस्क है या हाई रिस्क है? लो रिस्क। लो
बट हम हमेशा क्या बोलते हैं ब्लड को हाई रिस्क, तो ये लाइन गलत हो जानी चाहिए थी ना। तो यहाँ पे एक ट्रिकी पोर्शन क्या था, जो हमने ट्रांसफ्यूज किया तो वो कैसा ब्लड रहता है, डेफिनेटली स्क्रीन्ड ब्लड रहता है। वो क्या रहता है, स्क्रीन ब्लड रहता है। ठीक है, तो स्क्रीन ब्लड होने के बावजूद भी हमारा एक पेशेंट क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है, मींस कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज हाईली transmissible disease percutaneously. Okay. एक्चुअल में अब आप कहेंगे कि सर स्क्रीन था तो फिर होने का चांसेस क्यों बना, बिकॉज इसके अंदर भी है ना, हैरिसन के अंदर अगर आप जाओगे और इसके बारे में पढ़ोगे तो वहां पे 2 रीजंस लिखे हुए हैं। ठीक है और उनके एक्सप्लेनेटरी का सिंपल कंक्लूजन ये बता देता हूँ कि एक तो बता रखा है कि विंडो पीरियड है वो इसके अंदर मेन फैक्टर काम करता है, कि विंडो पीरियड आपको पता ही है, तो विंडो पीरियड मेन फैक्टर काम करता है इसके अंदर, कि विंडो पीरियड की वजह से हमारे को पता नहीं चलता है कि इसके अंदर हमारा एंटीजन था या नहीं था। ठीक है, और सेकेंड जो कॉज बनता है वो होता है हमारा लो लेवल ऑफ एंटीजीनिया का। ठीक है ना, तो इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट हमारे को पता होना चाहिए बेसिक फंडा कि हमारे को क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन इसके अलावा हमारा क्या हो सकता है, परक्यूटेनियस ट्रांसमिशन के अलावा हेपेटाइटिस बी किससे ट्रांसमिट हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, देन अगर बात करें रेयर ट्रांसमिशन की तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर आता है हमारा कौन सा, सलाइवा। अभी मैं बताऊंगा ये सारी पॉइंट क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट बनता है हमारा स्वेट। थर्ड पॉइंट हमारा बनता है स्वेट, और स्वेट से कैसे, थ्रू दी एब्रेजन्स ओनली। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा बनता है यूरिन सिक्रीशंस, यूरिन सिक्रीशंस। ओके, ये भी रेयर है बट पॉसिबल है। कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है, कौन सा रूट पॉसिबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी वायरस से कौन सा रूट पॉसिबल नहीं है, वही क्वेश्चन बनता है, नॉट पॉसिबल रूट। हर चीज से हो रहा है बट कौन सा पॉसिबल रूट नहीं है, वो बनता है हमारा फिकोरल रूट, और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या आएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस, और कई जगह देखोगे आप, भले आप हमारी मुदित खन्ना खोल लो, पीजी प्लस खोल लो, ट्रिपल ए खोल लो, हर एक में ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, हेपेटाइटिस बी नॉट ट्रांसमिटेड बाय। जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको ये चीजें याद आएगी। तब वहां पे ऑप्शन ए ब्रेस्ट फीडिंग, परक्यूटेनियस, then C fecal root, then D none of the above. The answer is fecal root. क्वेश्चन क्या पूछा था, नॉट ट्रांसमिटेड बाय। ओके सर यस, सर ये ब्रेस्ट फीडिंग से भी तो नहीं हो रहा था, बट पॉसिबल रूट बताया था। ठीक है ना, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट ये मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट हो सकता है। हाँ जी सर। ठीक है ना, इसीलिए मैंने क्या एक अलग से नोट रेड लाइन में क्यों लिखा है ये चीज को, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन ही इसी तरीके का पूछा जाएगा जहाँ पे सारे के सारे रेयर फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो उनमें से हमारे को रेयरेस्ट जहाँ पे नॉट पॉसिबल रूट था वो मैंने, इसीलिए तो ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ आपकी। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स अपन कौन से क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, डेफिनेटली यूनिक।
यूनिक क्लिनिकल फीचर्स। यूनिक क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या चीजें होंगी हमारे पास में? देखिए, मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज आंसर। ये सीधे वन लाइनर्स क्वेश्चन है और हमारे को पता होनी चाहिए। ओके, देन मोस्ट कॉमन वायरल कॉज cirrhosis is C, not the B। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे भी एक ट्रिकी पोर्शन है कि आपको देखिए, हेपेटाइटिस सी नॉट कॉजेज द कैंसर बट कॉजेज द कार्सिनोमा। ट्रिकी पोर्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वन लाइनर में अगर चीजें समझनी है तो आप मेरी ये दो लाइनें याद रख सकते हो और चीजें खत्म हो जाएगी, बट चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आगे की चीज समझना। हेपेटाइटिस सी वायरस not cause the cancer, not cause the cancer but can cause या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस। ये क्यों चीज पॉसिबल हो रही है? देखना, अगर मेरा पेशेंट हेपेटाइटिस बी वायरस से है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है ना, कैन कॉज HCC, can cause HCC because it causes hepatocellular carcinoma without cirrhosis of the liver, without cirrhosis of the liver। ओके, तो ये इसने क्या किया, कैन डायरेक्टली कॉज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट मिलता है हमारे को, यहाँ पे हमारे को प्रेजेंट मिलता है जो कि सीए मार्कर ऑफ दी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। सीए मार्कर कौन सा रहता है? इज BX, HBX एंटीजन एंड इट इज नोन एज ए सीए मार्कर, सीए मार्कर। अगर इसकी जगह अगर हम बात करें किसकी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस की, हेपेटाइटिस सी वायरस की, तो ये क्या करेगा, लंबे टाइम पीरियड से क्रोनिसिटी है, 30 इयर्स में क्या डेवलप करेगा, सिरोसिस ऑफ द लिवर। एंड सिरोसिस ऑफ द लिवर, आफ्टर सिरोसिस ऑफ द लिवर 10 to 20 इयर्स लेटर क्या डेवलप करेगा, HCC। बट मैंने कहा था HCC क्या नहीं डेवलप करता है, सॉरी, हेपेटाइटिस सी वायरस क्या नहीं डेवलप करता है, HCC। क्यों? बिकॉज ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। ये पोर्शन क्या है, यहाँ पे 30 इयर्स एंड यहाँ पे 10 to 30 इयर्स, ये मान लीजिए 10 to 30 इयर्स ये डेवलप होता है। मींस कि पेशेंट का हैप्पी बर्थडे कहाँ पे हो जाता है, सिरोसिस ऑफ द लिवर में ही हैप्पी बर्थडे हो जाता है। तो वहां पे इसी पोर्शन में ही उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हेपेटाइटिस सी को मौका ही नहीं मिलता कि वो HCC डेवलप करे बिकॉज ऑफ द स्लो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, स्लो प्रोसेस। चीजें क्लियर हुई? तो हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। आंसर सिंपल से टिक करना है, हेपेटाइटिस बी वायरस। सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ द सिरोसिस। आंसर क्या टिक करना है, सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, सॉरी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जा सकती है यूनिक फीचर वाइज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द क्रोनिक वायरल, क्रोनिक की बात कर रहे हैं, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है किसके वाइज, प्रिविलेंस वाइज,
क्योंकि मेरा काम है आपको डिफरेंशिएटली चीजों को याद करवाना या लिखवाना। तो हमारा आंसर जाएगा बी, हेपेटाइटिस बी वायरस। और ये कैसे पता चलेगा? हमारे को रिट्रोस्पेक्टिव सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं तब हमारे को पता चलती है ये चीजें। सर एक बार ये अगर रिपीट कर हम दीजिए हम फिर से। सर मोस्ट सर कॉमन कॉज, हाँ हाँ यही बता रहा हूँ। ये वाली मोस्ट रिपीट। most common cause of the chronic viral hepatitis as prevalence, as prevalence नहीं लिखा हुआ होगा तो क्वेश्चन में जब लिखेंगे तो वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा as prevalence, तो आंसर क्या जाना चाहिए? हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कैरियर स्टेट, क्योंकि क्रोनिक कौन सा होगा जो कि कैरियर स्टेट में रहेगा, तो डेफिनेटली आंसर सेम रहेगा हमारा। तो आंसर क्या रहेगा? बी, हेपेटाइटिस बी वायरस। ओके ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन लीवर डैमेज्ड बाय इन हेपेटाइटिस बी वायरस। तो लिखिए, लाइन लिखिए, लीवर डैमेज, और यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है इसलिए ध्यान से लिखना, मैं ट्रिकी पॉइंट भी बताऊंगा। लीवर डैमेज इज बाय sensitized T lymphocyte sensitized T lymphocytes, एंड ब्रैकेट में डाल देना इसको, एंड सिंथेसाइज्ड बाय दिस वायरस, सिंथेसाइज्ड बाय दिस वायरस, जो क्या कॉज करेगा? लीवर डैमेज करेगा। मान लीजिए ऑप्शन में सिंथेसाइज्ड टी लिम्फोसाइट नहीं दे रखा है, तो सेकंड मोस्ट कॉमन, ये जो एग्रेवेशन का साइन आपको पता ही है, तो सेकंड मोस्ट कॉमन इज डायरेक्ट साइटोपैथिक इफेक्ट ऑफ द वायरस। तो अगर ऑप्शंस में दोनों दे रखे हैं तो टिक किसको करोगे? इसको करेंगे, सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स को। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो किसको टिक करेंगे? डायरेक्ट साइटोपैथिक इफेक्ट ऑफ द वायरस को टिक करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है? डायरेक्टली जो वायरस होते हैं डैमेजिंग दी लीवर। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है हमारा, वो बनेगा हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स से। इम्यून कॉम्प्लेक्स से क्या चीज डेवलप होती है, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारा? सीरम सिकलेस लाइक इलनेस बनेगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, और वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा। हेपेटाइटिस बी वायरस causes the immune complex disease, due to, ब्रैकेट में लिखो इंपॉर्टेंट चीज, तो due to the HBS antigen plus HBS, ठीक है ना? तो इनकी वजह से क्या बना हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स, एंड मैनिफेस्टेड बाय दी सीरम सिकनेस लाइक इलनेस। सीरम सिकनेस लाइक इलनेस में सिम्टम्स क्या रहेंगे? रेसिस, आर्थ्रेल्जिया, हाई ग्रेड फीवर, अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आता है कि लिखा हुआ होता है सिंपली कि सीरम
sickness like illness is of type of हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है? इट इज ए टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस टाइप 3। ओके, जैसे जैसे आएगी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस मैं बताता रहूंगा जब हम बात करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस की या एलर्जिक अस्थमा की, तो वहां पे हर जगह मैं आपको बताता रहूंगा कि वहां पे कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस देखने को मिल रही है। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस थोड़ा सा बड़ा है, तो अपने को क्या पता होना चाहिए, कुछ डिजीजेस हैं जो कि एसोसिएट करती हैं, एसोसिएटेड डिजीज, एसोसिएटेड विद, बट ये जो डिजीज होती है वो अनरिलेटेड है। आप इस तरीके से मान सकते हो कॉन्कोमिटेंट की तरह, ठीक है ना? कॉन्कोमिटेंट मतलब अनरिलेटेड डिजीज। ओके, वो कौन कौन सी है? और यही क्वेश्चन पूछा जाता है जब मैं आपका कनेक्टिव टिश्यू सीटीडी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स को करवाऊंगा, तब आपको पहला पॉइंट वापस से पूछूंगा, हेपेटाइटिस बी वायरस एसोसिएटेड विद द पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा, पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा। तो 1/3 ऑफ द पान, 1/3 ऑफ द पान आर HBS antigen positive. Then second associated disease is the leprosy, PSM में कंप्लीट होगा आपका। देन डाउन सिंड्रोम, ये मैं एंडोक्राइन में कंप्लीट कराऊंगा। तीनों सिंड्रोम होंगे, टर्नर, डाउन, एडवर्ड। ओके, देन लास्ट वन इज दी हॉजकिंस लिम्फोमा। Doctor, there's 5 minutes left. लिम्फोमा, ओके। एक हम अभी कितना हुआ है? 5 मिनट्स हैं, ठीक है। 3:30 ना, 4 PM, हाफ एन आवर का एक ब्रेक है, आप भी लंच वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 PM से हमारी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हम हमारा लिवर पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हेपेटाइटिस सी वायरस एंड हेपेटाइटिस आगे के कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा 4 PM से, ठीक है। ठीक है। एसोसिएटेड डिजीज आर दी पान, लेप्रोसी, डाउन एंड हॉजकिंस। ये चारों की चारों याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है ऑल एक्सेप्ट करके। क्वेश्चन कैसा आएगा? ऑल एक्सेप्ट करके। तो हमारे को पता होना चाहिए ऑल एक्सेप्ट करके कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने आ रही है, और वो है हमारा जो क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे को कई बार कंफ्यूजन करते हैं, वो होता है हमारा सीरोलॉजी से। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। serology of the hepatitis B virus, ठीक है। इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चीज आपको याद रहनी ही चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो होती है हमारी टाइम सीक्वेंस। क्या बनती है? टाइम सीक्वेंस मींस कौन सा एंटीजन या कौन सा एंटीबॉडी कौन से टाइम पीरियड में प्रेजेंट होता है एंड कब डिसअपियर हो जाता है, और जब प्रेजेंट होता है तो वो किसको डिनोट करता है। ओके, तो इसके लिए सिंपली हम एक क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। सिंपली हम एक क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, जिसके अंदर आपको चीजें समझ में आए। ओके, इसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ओके। वही टाइम्स, नीचे हम बात करेंगे टाइम की, और टाइम को बात करेंगे वीक्स के अंदर। ये 0, ये 8, ये 12 वीक, ये 24 वीक,
एंड आफ्टर देन 24 वीक, ठीक है। एंड यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटीजन लेवल या एंटीबॉडी के लेवल की, सीरम की, ठीक है। जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब वायरस इनोकुलेशन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वायरस और ये चीज आपको पैथोलॉजी में सॉरी माइक्रोबायोलॉजी में क्लियर हुई होगी। वायरस इनोकुलेशन मींस द वायरस एंटर इनटू द बॉडी एंड वायरस एंटर इनटू द बॉडी, तब तब अब जो एंटीजन सबसे पहले प्रेजेंट होता है बॉडी में वो कौन सा रहेगा, जो कि मेनली 8 वीक से प्रेजेंट होने लगता है एंड हाई एंड हाई हाई एंड हाई पहुंचता है, ठीक है। एंड 24 वीक तक आते आते वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। तो ये एंटीजन कौन सा है हमारा, यही एंटीजन है हमारा HBS एंटीजन, यही कौन सा एंटीजन है, SBS एंटीजन, ओके। देन सिम्टम हमारे को कब आते हैं, 12 वीक पे। सिम्टम कहाँ पे आए हमारा, यहाँ पे हमारा आए सिम्टम। तो आपको समझ में आ रहा है और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन